हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज चत्रेश वरुण। हम प्रेरणा के स्रोत करेंगे। आवश्यकता प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती है जिनके अभाव में उसका अस्तित्व संभव नहीं है, जैसे जल, हवा, भोजन आदि। यदि उसकी कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो उसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवार्य हो जाता है। वुडवर्थ एवं स्कॉल्सबर्ग के अनुसार कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है, अर्थात जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है तो इसे हम आवश्यकता की संज्ञा देते। उदाहरण, जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह भोजन की खोज के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशीलता और उसके साथ ही उसके शारीरिक तनाव का अंत हो जाता है। चालक ड्राइव प्राणी की आवश्यकता उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती। उदाहरणार्थ, भोजन प्राणी की आवश्यकता है। उसमें भूख चालक को जन्म देती। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास चालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक व्यक्ति की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरणार्थ, भूख चालक उसे भोजन करने के लिए प्रेरित करती है। वुडवर्थ अमेरिका ने सर्वप्रथम 1928 में चालक की संकल्पना प्रस्तुत की। प्रेरक को अंतर्नाद या चालक भी कहते हैं। प्रेरक क्रिया करने की शक्ति या ऊर्जा है। उद्दीपन, प्रोत्साहन किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसका पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से जब आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण, भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। आवश्यकता, चालक, प्रणोद, प्रोत्साहन, उद्दीपन। शरीर में ऊर्जा, भोजन में कमी, भूख, भोजन सामग्री, शरीर में तरल पदार्थ की कमी, प्यास, जल। वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता, प्रणोद, चालक एवं प्रोत्साहन में घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालक को जन्म देती है। यह एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा मानव व्यवहार को एक निश्चित दशा और स्वरूप प्रदान करती है। प्रोत्साहन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात प्रणोद की समाप्ति हो जाती है। आवश्यकता, प्रणोद, प्राणी में आंतरिक उद्दीपन, लक्ष्य प्राप्ति, चालक, तनाव, बल, प्रोत्साहन, सुख एवं संतोष। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन का स्रोत हिलगर्ट ने दिया। N+D+I = मोटिवेशन। प्रेरक एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। प्रेरक को आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियाँ, रुचि, स्थायी उद्दीपन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अभिप्रेरकों के प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा। इन प्रेरकों को जैविक या प्राथमिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। ये अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्म से विद्यमान रहते हैं। ये शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास, विश्राम, नींद, काम, मल मूत्र त्याग आदि से संबंधित होती है। प्राणी की शारीरिक संरचना को ध्यान में
रखते हुए उसे अपने आप को जीवित को अनुभव करता है, तो वह किन्हीं क्रिया को करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार के प्रेरक में हम बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य अभिप्रेरणा वे अभिप्रेरणा जन्म से तो व्यक्ति में विद्यमान नहीं होती, परंतु इसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। अर्जित अभिप्रेरणा के सामाजिक महत्व के कारण ही इसे सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। कुछ सामान्य प्रकार की अभिप्रेरणा इस प्रकार है: प्रशंसा और निंदा, पुरस्कार और दंड, प्रतिद्वंदिता और सहयोग, प्रगति बोध, परिणामों का ज्ञान, श्रव्य दृश्य सामग्री। इस प्रकार के प्रेरक में बाहरी उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। थॉमसन के अभिप्रेरणा के प्रकार। के थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और अहम अभिप्रेरणा, ये सब प्राकृतिक अभिप्रेरणा। कृत्रिम अभिप्रेरणा, दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, प्रकृति का पूर्व ज्ञान, मानसिक एवं परिपक्वता, लक्ष्यों की स्पष्टता एवं आदर, संभाविकता के अवसर एवं सुविधा। ठीक है। अब मेसल द्वारा प्रेरकों का वर्गीकरण। मेसल ने कैसे किया? जन्मजात प्रेरक: भूख, प्रेम, प्यास, क्रोध, मलमूत्र या काम। अर्जित प्रेरक: व्यक्तिगत प्रेरक, आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, आदत की विवशता, रुचि, अचेतन प्रेरणाएं, मनोवृत्तियां। सामाजिक प्रेरक: सामुदायिकता, आत्म स्थापना, अर्जनात्मक, ईर्ष्या, क्रोध, है ना। फिर हमारे पास गेरड के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। ये तीन पार्ट ने जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक: भूख, प्यास, निद्रा, काम, मलमूत्र। मनोवैज्ञानिक: क्रोध, भय, प्रेम, दुख, चिंता। सामाजिक: आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, रचनात्मक, सामुदायिकता। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मैकडूगल, इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी में कुछ जन्मजात शक्तियों या मूल प्रवृत्तियाँ होती। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को प्रेरक का नाम दिया गया। प्राणियों का व्यवहार इन्हीं मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित एवं संचालित होती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के तीन प्रधान तत्वों सामान्य, उत्तेजन, क्रिया एवं लक्ष्य निर्देशन बताया। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति में तीन विशेषताएं पाई जाती है। पहली, ये जन्मजात होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, ये व्यवहार को प्रेरित करती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम होता है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम होता है। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। पहला मूल प्रवृत्ति, उसका संवेग वेग, पलायन, भागना, इसका संवेग भय, जुजुत्सा, युद्ध प्रेरिता, क्रोध, निवृत्ति, अप्रियता, घृणा, शिशु रक्षा, वात्सल्य, संवेदना, शरणागति, कष्ट, काम, कामुकता, जिज्ञासा, कौतूहल, आश्चर्य, आत्महीनता, अधीनता की भावना, आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजनान्वेषण, भूख, संचय, संग्रह, अधिकार की भावना, संरचना, रचना का आनंद, हास, आमोद, सक्रियता का सिद्धांत,
लिडिस्ले, मेल्मो, सोलेसबरी। अभिप्रेरणा की सक्रियता सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर निर्भर करता है तथा दक्षता ऊर्जा के उपयोग व मांसपेशियों की सक्रियता पर निर्भर करती है। सोलेबरी, मेल्बो, लिंडसले के सिद्धांत इस विषय में काफ़ी प्रसिद्ध है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड, यंग, एडल। इस सिद्धांत के प्रवर्तक फ्राइड तथा यूंग एडल ने इसका विकास किया। इन तीनों के अनुसार अचेतन मन मनुष्य के व्यवहारों का मुख्य संचालक है। अचेतन मन दमन की हुई इच्छाओं का पुंज है। दमन का अर्थ है दुखदायी या अप्रिय सामग्री को चेतन मन से निकाल देना। दमन एक चेतन क्रिया है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य वही कार्य करता है जिसमें उसे दुख या संतोष मिलता है। फ्राइड का यह सिद्धांत व्यक्ति काम इच्छाओं पर आधारित है। व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करता है जिसमें उसको काम प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। फ्राइड स्पष्ट किया है कि अचेतन मन में दबी इच्छा, वासनाएं एवं अन्य मानसिक ग्रंथियां मानव व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। फ्राइड ने दो प्रकार की आधारभूत मूल प्रवृत्ति की व्याख्या की। जीवन मूल प्रवृत्तियाँ। यह मूल प्रवृत्ति जीवन व निर्माण कार्यों से संबंधित है तथा इसका प्रमुख कार्य सुख प्राप्त करना है। इसको इरोज कहा जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ। यह मूल प्रवृत्तियाँ विध्वंसकारी क्रियाओं से संबंधित है तथा इसका उद्देश्य विनाशकारी होता है। इसका थेनाटॉस नाम से पुकारा जाता है। फ्राइड का मत था कि अधिकतम मूल प्रवृत्तियाँ अचेतन स्तर पर कार्य करती है और व्यक्ति के चेतन व्यवहार एवं चेतन विचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती और अभिप्रेरित करती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैकक्लीलैंड ने 1961 में प्रतिपादित किया था तथा उनके शिष्य एटकिंसन फीदर ने 1966 में। मैकक्लीलैंड का विश्वास था कि व्यक्ति की मूल विश्वास एवं दृष्टिकोण उसकी उपलब्धि से आशय व्यक्ति को उन विशिष्ट स्थायी लक्षणों से है जो उसे किसी कार्य को करने हेतु विशिष्टता प्रदान करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। मैकक्लीलैंड के अनुसार यदि उपलब्धि की आवश्यकता बनी रहती है तब उपलब्धि प्राप्ति की प्रबल इच्छा भी होती है। एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को दशा, तीव्रता एवं निस्तारता प्रदान करती है। एटकिंसन एवं फीदर दोनों मैकक्लीलैंड के शिष्य थे। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन करने के लिए मार्गन एवं ब्लूम ने किया। उपलब्धि अभिप्रेरणा दो कारकों पर निर्भर करती है। सफलता प्राप्त करने में अभिप्रेरक, असफलता प्राप्त करने के अभिप्रेरक। जिन छात्रों की उपलब्धि आवश्यकता अधिक होती है वे ऐसे कार्यों के प्रति अभिप्रेरित होते हैं जिनमें सफल होने की पर्याप्त संभावना होती है। उदाहरण जिन लोगों की उपलब्धि से उच्च या उत्कृष्ट होता है उनके लिए उपलब्धि प्रभावी प्रेरक का कार्य करते हैं। अर्थात उपलब्धि व्यक्ति को निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित के उदाहरण जैसे एक छात्र 2 बार मेरिट में आ जाता है किंतु किन्हीं कारणों 1 साल फेल हो गया तो वह अपनी पूर्व की उपलब्धि से प्रेरित होकर कार्य करता है कि जो मेरिट में आया था वह भी मैं ही था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आत्मसिद्धि। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने 1954 में किया।
मेस्लो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया। इसी कारण से मैस्लो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या मास्लो का आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। मास्लो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या आत्मसिद्धि के आधार पर की। आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान करके उनका ठीक प्रकार से विकास करने की आवश्यकता से। मॉर्गन किंग विश्व तथा स्कॉलपन के अनुसार व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है, अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकना ही आत्मसिद्धि है। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के निम्नलिखित 5 प्रकार बदला, जिनका पदानुक्रम इस प्रकार है। दैहिक शारीरिक आवश्यकता, भूख प्यास काम, सुरक्षा आवश्यकताएं, सुरक्षा स्थायित्व एवं व्यवस्था आदि की आवश्यकता, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, प्रेम स्नेह संबंध एवं पहचान प्राप्ति, सम्मान की आवश्यकता, पद प्रतिष्ठा सफलता उपलब्धि आत्मसम्मान एवं स्वायत्तता, आत्मसिद्धि आत्मानुभूति की आवश्यकता, आत्मज्ञान आत्मानुभूति आत्माभिव्यक्ति आत्म प्रकाश। मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं पुनः 2 श्रेणियों में बांटा। निम्न स्तर की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। बी उच्च स्तर की आवश्यकता, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद सुरक्षा आदि आवश्यकता को पूरा करते हुए आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं पूर्ति का, अर्थात प्राणी निम्न आवश्यकता की पूर्ति से उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर बढ़ता। उदाहरण, जिस प्रकार एक भूखा व्यक्ति जिसे तत्काल भोजन की आवश्यकता होती है, उस समय उसके लिए भोजन से अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक कुछ भी नहीं होता, जैसे अगले दिन के लिए भोजन सुरक्षा आवश्यकता मिलेगी भी या नहीं, अथवा कहाँ से मिलेगी, उस समय उसे बस अपना पेट भरने की ही चिंता रहती। लेकिन यदि उस व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता भोजन की उस समय पूर्ति हो जाती तो वो अपनी सुरक्षा के विषय में सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि दूसरे दिन उसे भोजन मिलेगा या नहीं। इस प्रकार जब उसकी सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती तो वह संबंध एवं स्नेह आवश्यकता स्नेह प्रेम संबंध बनाना पहचान की प्राप्ति की जाती है, प्रयास करता है। जब इस पदानुक्रम की पूर्ति कर लेता है तो वह सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयास करता है और अंत में आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि व्यक्ति की आवश्यकता अनुक्रम पर क्रमशः नहीं बढ़ती है तो उसके विभिन्न मनोरोगों से ग्रस्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। जैसे यदि व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किए बिना ही सुरक्षा आवश्यकता की अत्यधिक पूर्ति करता तो उसमें पेरानोला के लक्षण हो सकते हैं। सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता की पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं तो काउंटर फोबिया स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता के स्थान पर सम्मान आवश्यकताओं और तथा सम्मान के स्थान पर आत्मसिद्धि को प्राथमिकता देने पर इसकी फोबिया मन विदलता के लक्षण की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। व्यवहार का सिद्धांत विटिंग तथा चाइल्ड। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विटिंग तथा चाइल्ड थे। उनके अनुसार मानव जो कुछ मूल अनुप्रेरणा शैशवकाल प्रारंभ में अर्जित कर लेता है, बाद में जीवन में उसके व्यवहार संस्थान में उनकी वृद्धि हो जाती है। इस व्यवहार संस्थान में अनेक प्रकार के व्यवहार एक ही मूल अनुप्रेरणा से प्रभावित होने रहते। उन्होंने ही मूल
मूल अनुप्रेरणा से प्रभावित होते उन्होंने 5 व्यवहार संस्थान का चयन किया। पहला मौखिक भूख प्यास, दूसरा उत्सर्जन मल मूल त्याग, तीसरा कामुक, चौथा निर्भरता, पांचवा आक्रामकता। पहले 3 संस्थान जैविक अभिप्रक्रिया से विकसित है, भूख प्यास मल मूल त्याग काम इच्छा। अंत में 2 अभिरों को सार्वभौमिक रूप से प्रारंभ बाल्यकाल में अर्जित कर दिया गया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नाइक स्निकर हल व्यवहारवादी द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का समस्त व्यवहार उद्दीपन के परिणाम स्वरूप शारीरिक अनुक्रिया है। मानव कुछ उत्तेजना पाने की ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है, अन्य जीव भी इसी प्रकार के स्वाभाविक प्रतिक्रिया करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार चेतन अचेतन किसी भी प्रकार गुंजाइश नहीं है। लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या स्थान विज्ञान की सहायता से की। इस मत का आधारभूत सिद्धांत यह कि किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का व्यवहार उन पूर्ण घटकों द्वारा निर्धारित होता है और जो उसके तथा वातावरण के बीच कार्य कर रहे। केवल व्यक्ति के गुण ही व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप को निर्धारित नहीं करते। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति या वातावरण का कार्य है। व्यक्ति तथा वातावरण दोनों में घनिष्ठ हों। यदि व्यक्ति के वातावरण में ऐसे घटकों की प्रधानता जो भय तथा आतंक से संबंधित है तो उसमें कभी भी आशा का संचार नहीं होगा। लेविन ने अधिगम के विकास में अभिप्रेरणा का महत्व सर्वाधिक होता है। शारीरिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत विलियम जेम्स मॉर्गन शेल्डन, इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स मॉर्गन शेल्डन के अनुसार व्यवहार की व्याख्या शारीरिक दृष्टि से होनी चाहिए। संज्ञानवादी लेविन न्यूकोम, इस सिद्धांत के प्रतिपादक लेविन न्यूकोम वर्दी, इस सिद्धांत के अनुसार अपनी समझ विचार एवं मान्यता द्वारा निर्णय द्वारा उन सापेक्षिक मूल्यों को चुन लेते हैं जिनसे हमारा व्यवहार संचालित होता है। अभिप्रेरणा की विधियाँ, रुचि सफलता प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता प्रशंसा परिणाम का ज्ञान आवश्यकता ज्ञान सीखने की इच्छा पुरस्कार एवं दंड प्रगति का ज्ञान आकांक्षा स्तर खेल विधि का प्रयोग शिक्षण विधि असफलता का भय सामूहिक कार्य विधि कक्षा का वातावरण संतोष असंतोष विधि। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यवहार को नियंत्रित करना, रुचि का विकास करना, ध्यान केंद्रित करने में सहायक, मानसिक विकास में सहायक, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक, अनुशासन बनाए रखने में सहायक। किशोर अधिगमकर्ता की व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक आरोग्य विज्ञान शब्द का प्रयोग गिलफोर्ड बियर्स ने 1908 में अपनी पुस्तक द ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के अंतर्गत किया। इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना अमेरिका में की गई। इसके 3 मुख्य कार्य थे, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों की रोकथाम, मानसिक रोगों का उपचार। हैडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य के रखरखाव व मानसिक विकृति के बचाव से। क्रो कैसा मानसिक आरोग्य विज्ञान मानवीय संबंधों से संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मानसिक रोगों एवं दोषों के अभाव से है। जिन व्यक्तियों में संचय संतुलन एकरूपता तथा निर्णय करने की क्षमता पाई जाती है ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तित्व से मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं जो हमेशा तनाव चिंता असमंजस अंधविश्वासों की स्थिति में तथा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। हैडफील्ड के अनुसार संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। लेडेल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की आवश्यकता है। आज हमारा चैप्टर
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग।